बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। इमरान खान साहब ने आज जब खिताब किया तो साफ जाहिर था उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है या ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि कोई शहबाज शरीफ साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दे। अब शहबाज शरीफ साहब कहने को तो तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने की सूरत में ही वज़ीर आज़म बने हैं और तमाम जमातें जो कि पहले अपोजिशन में थीं और वो इत्तेहादी जमातें जो पहले इमरान खान साहब के साथ थीं आज इस हुकूमत के साथ हैं उनकी मदद से ही शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बन पाए हैं। लेकिन इमरान खान साहब बार बार रिपीटेडली एक ही बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को किसी ने वज़ीर आज़म बनाया और वो ये सोच नहीं सकते थे। उन्होंने आज ये तक कह दिया कि वो और जनाब शौकत तरीन साहब समझाने चले गए, उन्होंने समझाया न्यूट्रल्स को। अब वो न्यूट्रल्स की बात किसकी करते हैं? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की फौज की, कि उनको समझाया, दुहाई दी कि पाकिस्तान किसी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन वो न्यूट्रल का घेर ही कोई नहीं था, न्यूट्रल का घेर निकल गया और पता नहीं क्या हो गया। और जो नैरेटिव जनाब इमरान खान ने बनाया है पिछले 2 महीने के अंदर, उसके अंदर वो रोज़ उसे फ्यूल करते हैं अपनी हर तकरीब के अंदर। कामयाबी से फ्यूल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स इस बात पे बिलीव करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को लाने में और ये हुकूमत तश्कील देने में, बनाने में उनके जो सपोर्टर्स हैं और उनके जनाब इमरान खान के जो रफ़का हैं, करीबी रफ़का हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये हुकूमत आ गई है, ये गालिब हो गए हैं, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान का सबसे गैर मकबूल तरीन इदारा है। यहाँ तक, इस लेवल तक चला गया है वो क्रिटिसिज्म जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और सवाल मेरे आपके जहन में और शायद पाकिस्तान के तूल अर्ज में बैठे किसी शख्स के, किसी सियासी शख्सियत के जहन में ये ज़रूर आ सकता है कि अगर इससे आधी बात भी कोई और करे, कोई और सियासी शख्सियत करे तो उसके साथ क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जमात ये इम्यूनिटी इंजॉय कर रही है कि वो ये तमाम बातें कह रहे हैं और इसको ना सिर्फ फरमा रहे हैं बल्कि इस बयानियों को रोज़ वो तकवीत दे रहे हैं। जहाँ ये हो रहा है वहाँ कुछ अच्छी खबरें जिनकी इंडिकेशन है, लेकिन अभी उनके कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। मिफ्ताह इस्माइल साहब शेयर ज़रूर कर रहे हैं कि बड़ा शायद बहुत जल्द IMF के साथ भी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके हवाले से खबर आ जाए, फिर शायद वाकई को फॉर्मली हम किसी एग्रीमेंट की तरफ जाएं। साथ ही साथ चाइना की हवाले से कहा जा रहा है कि एक तो $2.3 बिलियन का एक लोन है जिसका एग्रीमेंट हुआ है, वो पाकिस्तान को मिलेगा। इनफ्लो आने में बकौल मिफ्ताह इस्माइल साहब की ट्वीट के या जिन्होंने फरमाया कि 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन लग सकते हैं। बहरहाल क्या अच्छी खबरें फॉर्मली आ रही हैं या अगर आ रही हैं तो उसमें इस हुकूमत का कितना कमाल है, और अगर कमाल नहीं है तो फिर कमाल किसका है? अपने मेहमानों का तारुफ मैं करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पंजाब की, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब को हमेशा हम मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा बिफोर आई कैन लुक एट द पोलिटिकल साइड, एक बात ज़रूर है ब्रिगेडियर साहब, आपका ताल्लुक जारी बात है, आप एक डिसिप्लिन फोर्स के अंदर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिसिज्म इमरान खान साहब की जमात और उनके रुफ़का कर रहे हैं, पहले भी लोगों ने नेम कॉलिंग की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बाकायदा तौर पर अब तो वो न्यूट्रल का मजाक ही बन गया जो इमरान खान साहब ने बनाया है, आपको लगता है कि अब इसका कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि काफ़ी वजाहतें तो उस साजिशी बयानिए के हवाले से ISPR की जानिब से भी आ चुकी हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म बंद नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब एक बात पर फोकस्ड हैं कि आज अगर हुकूमत मौजूद है तो इसको लाने वाले न्यूट्रल्स हैं। आज भी वो इम्प्रेशन दे रहे हैं और इम्प्रेशन ऐसा है जिसके अंदर रोज़ कोई ना कोई वो उस चीज़ को फ्यूल करते हैं। डू यू थिंक इट मैटर्स नाउ, या आपको लगता है कि नहीं इमरान खान साहब की बात पर कोई ध्यान नहीं देता? नहीं, देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप को खास तौर पर इस स्ट्रक्चर के दे मस्ट रियलाइज कि पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उनको पॉलिटिकली ही रिजॉल्व करना चाहिए। उसमें आपको अननेसेसरी जो एस्टेब्लिशमेंट को और न्यूट्रल का जिक्र करना, बार बार करना और देखना कि व्हाट इट हैज़ इफेक्ट्स। देखिए, नैरेटिव का दुश्मन का जो है वो यही है ना कि, और हम तो उसको बड़ी तकवीर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है और जो एक बहुत ज़्यादा एतमाद है उसको वेज क्रिएट कर दें, फ़ौज को कमज़ोर करें, खुदा न खातर दुश्मन अपने नैरेटिव और अपने अज़ाइम पूरे करे ना। इसके लिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट को आप कभी भी जो है कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएं।
आपके सामने अभी अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं TPP से, अब फिर अफगान बॉर्डर के हालात देख लें, इंटरनल देखें कि अब बलूचिस्तान में रोज़ व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग, उसके साथ इंडिया के साइड पर देख लें, कश्मीर में देख लें, आर्मी बहुत ज़्यादा बॉकडाउन है अपने ऑपरेशनल मैटर्स के अंदर। इसलिए मेरे ख्याल में उनके जहन में इसलिए बात आ रही है कि जब फौज बिल्कुल साइड पर हो गई है, दे आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन, दैट इज ऑल। एंड मेरे ख्याल में PDM गॉट इनकरेज एंड दे गॉट टुगेदर, और फिर वहां से उन्होंने उनकी इत्तेहादी को तोड़ लिया और ला के उनको हुकूमत। बट खिलजी साहब एक बात है, इमरान रिपीटेडली आज भी वो ये कह रहे हैं, और बल्कि फवाद चौधरी साहब अब इमरान खान साहब की जो वो कहते हैं रिफ्लेक्शन नजर आता है फवाद चौधरी साहब की बातों में, वो कह रहे हैं कि बकौल फवाद चौधरी साहब के, जो कि उन्होंने आज काशिफ अब्बासी साहब को के प्रोग्राम में कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो या फौज तो वो तो प्लेयर है, वो तो न्यूट्रल हो नहीं सकती, या हमारे साथ है किसी और के साथ है। ये इंप्रेशन वो है जिसको इमरान खान साहब उस पर रोज एक मोहर लगाते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू थिंक और अदर्स थिंक, इमरान खान साहब क्या वोटर सपोर्टर और वो खुद यही बात कर रहे हैं? देखें, इनको रियलाइज करनी चाहिए, फौज बिल्कुल हुकूमत वक्त के साथ होती है, आइन और कानून के दायरे में रह के। पहले वो जो आइन कानून था PTI गवर्नमेंट के साथ थे, आज जो भी गवर्नमेंट है इस वक्त PDM की है, ये इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ है। आपने देखा कि फौज आ गई थी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्शन के लिए, इमरान खान के वक्त में भी आ गई थी। तो आई थिंक इसको मैं ये कहता हूँ, इस इशू को नहीं डिस्कस करना चाहिए, ये बहुत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और आपने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया कर रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, आई वुड से ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपने सोशल मीडियाज को भी ये बात करें कि प्लीज डोंट पुश आर्मी इनटू इट। आप उनको इन चीज़ों से बाहर रखें, उनको अपने ऑपरेशन कार्ड में टेस्ट करके I really hope it works that way, जिस तरह भाई साहब आप फरमा रहे हैं। बट मैं एक बात ज़रूर करूँगा, अज़मा बुखारी साहिबा, कितना जुल्म किया, और इसमें नासिर हुसैन शाह साहब भी शामिल हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, और बल्कि एहतजाज करूंगा इमरान खान साहब के बिहाफ पे। जो इमरान खान साहब ने कहा कोई सोच नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। ज़रा भी एहसास नहीं है आपको कि इमरान खान साहब के दिल पर क्या गुजर रही होगी, या उनके वोटर सपोर्टर क्या सोच रहे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब जिन पे बकौल इमरान खान साहब के, और वाकई वो चल भी रहा है मुकदमा, 16 अरब का मुकदमा है। बहुत शुक्रिया मुजीब, मैं आप सबके गम में बराबर की शरीक हूँ, लेकिन ये गम तो अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा समेत इमरान खान के। अच्छा। और इमरान खान का ये रोना पिटना जो है ये तो जारी रहेगा, इसको तो अब खत्म नहीं होना। और जो कसाइड बात यह है कि इमरान खान जो है वो सारी जिंदगी मरहूने मिन्नत रहा है चोर दरवाजों के। सियासत में आने के लिए भी चोर दरवाजे, अपनी पार्टी बनाने के लिए भी चोर दरवाजे, अपनी हुकूमत आने के लिए भी चोर दरवाजे, और फिर अपनी हुकूमत चलाने के लिए भी चोर दरवाजे। और अपनी बलबोते पर वो ना कुछ करने के काबिल है और ना कर सकते हैं, और इसीलिए आजकल उन्होंने रोना पिटना डाला हुआ है। और वो जो है वो अब ये सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है जिसपे जो है वो बड़ी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए। तो उनका इनकलाब जो है वो बाहर गलने सड़ने से गर्मी में बच गया, या बारिश में भीगने से बच गया, और अब वो 5 स्टार होटल में जो है वो मुंतकिल हो गया है, और वहां पर कायदे इनकलाब जो है वो तकलीफ फरमाते हैं, या वो घर बैठ के इंपोर्टेड कपड़े पहनते हैं, चीजें पहनते हैं, और उन्हीं उसी बात से एक तरफ अमेरिका को गालियां निकाल रहे थे, दूसरी तरफ से वही तमाम जो इंपोर्टेड चीजें वो पहन के बैठे होते हैं। मुनाफिकत की इंतहा है। इमरान खान ने सारी जिंदगी यही किया है, लोगों को डराओ धमकाओ, इदारों को धमकाओ, अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करो, अपनी मर्जी की जो है वो डिक्टेशन दो, और डिक्टेशन देकर अपने सियासी मकासद हासिल करो। हमने अगर तनकीद की थी उस वक्त फौज के ऊपर, हमने तनकीद इस बात पे की थी कि फौज को अपने डोमेन में रहना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने चले देर आए दुरुस्त आए, वो अपनी डोमेन में, और उन्होंने कहा है वो एपॉलिटिकल है, वो साबित भी कर रहे हैं। इसी का रोना इमरान खान साहब को आ रहा है ना। अगर वो एपॉलिटिकल ना होते तो इमरान खान साहब इतना गली गली मोहल्ले मोहल्ले रोते नहीं रहे होते। तो अगर वो हो गए हैं, अपने कानून और आइन के मुताबिक अपने दायरे में काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन इमरान खान को अदलिया चाहिए अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, उसको फौज चाहिए अपनी हुकूमत बनवाने के लिए, उसको जो है वो इलेक्शन कमीशन चाहिए जो उसकी डिक्टेशन के ऊपर चले। ऐसे नहीं हो सकता। या फिर एक कानून बना दे कि इस मुल्क का आर्मी चीफ भी इमरान खान होगा, चीफ जस्टिस भी इमरान खान होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान होगा, सब कुछ इमरान खान होगा, और फिर भी उस आदमी की तसल्ली नहीं होगी। ये ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा। इस मुल्क में इमरान खान के अलावा भी जो है वो सियासतदान मौजूद है, बहुत बेहतर सियासतदान मौजूद थे। इमरान खान साहब ने जो मेहरबानियां की है ना सियासत में आने के बाद, वो पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। और ये जो उनका दुख और गम है कि शेरवानी नहीं पहननी थी शहबाज शरीफ साहब ने, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है
कि वो मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बहुत डर के कह रही हूँ कि उनको खुद ही फतवे जारी करने का भी शौक है। अब अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं ये इमरान खान को पता है, मतलब अंदाजा लगाए। अल्लाह मियाँ ने इजाजत नहीं दी, भाई तुम्हें कैसे पता है कि अल्लाह मियाँ ने इजाजत नहीं दी? तुम कौन हो अल्लाह मियाँ के बिहाफ में फैसले करने वाले? लेकिन वैसे ये जो अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो सब सारे ओहदे अपने पास रख ले, देखिए ख्वाहिश तो किसी की भी पैदा हो जाती है। नासिर हुसैन शाह साहब, कितना जुल्म किया आपने। इमरान खान साहब देखिए वो आज कितने कौमी दर्द में वो बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। किस कदर मतलब भयानक मंजर है जो इमरान खान साहब ने आज पेश किया, और आप उसमें आप यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी बिल्कुल, हम इसके कसूरवार कह लें, गुनाहगार कह लें, इस बात के ज़रूर हैं कि उस नाअहल वफाकी हुकूमत को हमने हटाया कि 70 साल में 1947 से लेकर 2018 तक अगर कर्जे 25,000 थे तो इन लोगों ने 3 साल कुछ महीनों में 45,000 पे पहुंचा दिए। जो डॉलर का रेट 70 साल में जो था, इन्होंने क्या कर दिया। फिर IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदा किया, फिर माइशत को हमारी तबाह किया, बैन अल-अक़वामी तौर पर हमें तनहा किया, इंतज़ामी निज़ाम इन्होंने ख़त्म कर दिया एक हद तक, इखलाकियात को कहाँ तक पहुँचा दिया। ये हमारा ज़रूर गुनाह है और इसके हम गुनाहगार हैं कि ये जिस तरह मुल्क को लेके जा रहे थे, और फिर जिस तरह ख़ुद इनके वज़रा ने कहा कि जी हमने तो इकनॉमिक माइंस कर दी, लगा दी थी कि वो देखें क्या होता है। बदनीयती पर मुबनी इन्होंने पैसे कम किए, ऑयल के, दीगर चीज़ों के इनहराफ किया इन्होंने, जो ये ख़ुद IMF से मुआहदे करके आए थे। और फिर जो हम गुनाहगार हैं, उन्होंने क्या किया कि हमने पाकिस्तान का सोचा। हमें अंदाज़ा है कि आज ये जो महंगाई हुई है, इससे लोग हमसे भी नाला होंगे, क्योंकि इनसे तो बहुत ज़्यादा नाला थे, हमसे भी नाला होंगे। लेकिन हम क्या पाकिस्तान का ना सोचें? ऐसे वो फैसले करें कि शाह जी, वो इमरान कता कलामी सर, खान साहब कह रहे हैं आपने मुल्क का नहीं सोचा, आपने अपना सोचा, आपने अपने केसेस का सोचा। इमरान खान साहब कह रहे हैं आप तो आए ही अपने केसेस खत्म कराने में हैं, नैब कानून तब्दील कर रहे हैं ताकि बकौल उनके 1,000 अरब के केसेस फारिग हो जाएंगे। मेरी बात सुन लें, ये जो अभी नैब के कवानीन की जो बात हो रही है, 80% से ज्यादा तो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिए थे नैब की में जो तरामीम की थी। वो क्यों की थी इन्होंने? वो किसके कहने पे की थी? किसको बचाने के लिए की थी? ये तो सिर्फ इनके बयानियां, और जितना झूठ बोलते हैं मुझे तो समझ नहीं आती कि एक बंदा, एक उसके जितने भी टीम है, सारा दिन झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती। मुल्क का जी ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई जी, अमेरिका ने वो जो मुझे आपको आप जरा अच्छे जाएं, याद करें जब इन सेनेट के इलेक्शन में जी प्राइम मिनिस्टर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल असेंबली में गिलानी साहब जीते, किसकी शिकस्त हुई थी? वो उस वक्त कौन सी साजिश थी? अच्छा, इनसे पूछें कि इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने दिलवाया? किसकी कॉल्स आई? अच्छा, किसकी वजह से इनको ये सारा कुछ हुआ? हम तो देखें उस आज की हुकूमत जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, और ये उस वक्त हुकूमत में थे, आज ऑपोजिशन में, फर्क देखें दोनों की डिमांड का। हम लोग उस वक्त कहते थे, आज भी कहते हैं कि जी इदारे पॉलिटिकल हो जाएं। ठीक है। ये उस वक्त भी, क्योंकि इन्हीं के मरोन मिन्नत ये लोग आए इख्तिदार में। अब भी ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जी इन सबको आप बुलाएं, गैर आईनी फैसला करवाएं, और उन्हें कहें जी बस इलेक्शन में जाएं या जो मर्जिया करें, बस ये बेताब हुए बावले जैसे हुए ना, वो हुए। देखिए दो फर्क है। आप ये मैं एक वर्कर हूं, आप जरा देख लें कि सोच क्या होती है। इनको हटाया है तो ये कहते हैं कि जी एटमी हमारे असासे उसमें आ गए खतरे में। जी। मुल्क जी 3 टुकड़े हो सकता है, मेरे मुंह में भी खाक, इनमें, इनके मुंह में तो सिंधी में हम बोलते हैं धूड़। जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह मुल्क को हमेशा कायम रखेगा। दूसरी तरफ सोच देखें पीपल्स पार्टी की, हमारे शहीद भुट्टो को जुडिशियल मर्डर हुआ,
बीबी शहीद हुई, आसिफ अली जरदारी साहब साला साल जेल में रहे, हमारे लीडर ने क्या नारा लगाया? पाकिस्तान खपे, टुकड़े नहीं कहा कि पाकिस्तान टुकड़े हो जाएगा। या हमारे ये सोच है। ठीक है, ये सिर्फ इख्तिदार के लिए, इनका जो जहाद था सिर्फ हुसूल इख्तिदार। बट वो आप पर भी शादी इल्जाम ये लगता है ना सर इल्जाम आप पे ये लगता है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा, अब आपने बयानिया तो सुन लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, या ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। अवामी दर्द था, अवाम के हालात बेहतर करने थे, अपने लिए नहीं आए, मुल्क के लिए आए। इमरान खान साहब आज अगर हर्जा सराई कर रहे हैं इदारों के खिलाफ, तो वो भी बड़ी डिमीनिंग है। बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर PMLN ने ये गलतियाँ की हैं और वो ये कहते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि नहीं इदारे उस वक्त ए पोलिटिकल नहीं थे, आज हैं, तो इमरान खान साहब को इस बात पर तकलीफ है कि वो ए पोलिटिकल क्यों हैं। फवाद चौधरी साहब के ने जो फरमा रहे हैं वो भी मैं चलाना चाहूँगा ब्रेक के बाद, लेकिन ज़रा पहले इस पर मुझे तजिया अपना दीजिएगा कि इमरान खान साहब को अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब आ गया, वही वज़ीर आज़म है और उनको कोई लाया नहीं है, वो ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई और वो आ गए। देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि इमरान खान साहब इदारों को निशाना बना रहे हैं, चले इमरान खान तो अपोजिशन में चले गए, वो इदारों को निशाना बना रहे हैं। उससे पहले हमने सुना, आपने भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब भी तनकीद करते रहे, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने वैसी तनकीद की? उन्होंने किसी को कौमी मुजरिम कहा? किसी मातहत जर्नैलों के नाम लिए? मियां साहब ने तो मातहत जर्नैलों तक के नाम ले लिए, और वो जर्नल जो TTP के साथ मुज़ाकरात और कर रहे और कितनी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे है, उसके साथ साथ वजीर दिफा जो है वो टीवी पे बैठ के फौज के हवाले से किस तरह की बातें करते रहे। अभी नासिर शाह साहब भी खुद बता रहे थे कि फौज ने इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिलवाया, तो वो सॉरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया खान साहब को। तो इदारों को तो ये खुद मुलविस करते हैं, और यही वजह है कि जब ये लोग इक्तदार में आते हैं, ये इदारों का ओनस नहीं लेते, इदारों की बैकिंग नहीं करते, ये हर अच्छी चीज अपने साथ लेते हैं और हर बुरी चीज का इल्जाम ये लगा देते हैं इदारों के ऊपर। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है मेमो गेट, डॉन लीक्स, या फिर कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर हमारी फौज के ऊपर होशरबा किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं। क्यों नहीं वजीर दिफा ने कोई बयान दिया, या वजारत खारजा ने, कि कनाडा की पार्लियामेंट में जो हमारी फौज के ऊपर सरासर गलत इल्जामात लग रहे हैं, उसके ऊपर क्यों हमारी हुकूमत खामोश है? तो ये वजह है ना कि ये अपने इदारों को बैक नहीं करते, और अभी इमरान खान का इनको कंधा मिला हुआ है और उसके ऊपर तनकीद किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब का जो किरदार है वो अब आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है। बट अजहर साहब, जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें आपने की, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है, अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं, ये नहीं हो सकते, कोई इन्हें तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब इवन बगैर नाम लिए हर तकरीर, हर कन्वेंशन के अंदर, हर मौके के ऊपर जिस तरह से बाकायदा तौर पर, अब वो न्यूट्रल्स का भी उन्होंने अब कहा जाए तो वो मजाक ही बना दिया है ना, कि आप उनको जिस हद तक चाहें। और फिर आप देखिए इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, फिर जो ट्रेंड बनाए गए, जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स बनाई गई हैं, अगर इमरान खान साहब किसी को मना करें या इस पूरी कैंपेन को स्नब करें तो वो हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब डजंट लेट इट गो डाउन ना, वो इट कीप्स ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। उसमें मुनीब भाई, उसमें चीज ये है कि हमारी रियासत, हमारी सियासत वो फंसी हुई है 90 की दिहाई में। अब एक ट्वीट होती है ट्विटर के ऊपर और दूसरी तरफ से दुआएं हो रही होती हैं कि आर्श वाले मेरी इज्जत रखना, ट्वीट कर बैठा हूं। जो नीचे अवामी रद्द अमल आता है वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी है। मसला ये है कि बयानिया नवाज शरीफ साहब का भी इससे भी खतरनाक था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं था। इस वक्त जो बयानिया है ये अवामी रद्द अमल है, ये अवामी रद्द अमल आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से चीजें हमें ज्यादा बड़ी नजर आती हैं, और यही चीज जो है उसकी वजह से फिर लोगों को मसला भी होता है। मैं बिल्कुल अज़मा बुखारी साहब आपके पास आता हूँ, एक मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ, मैं जरा वापस आता हूँ। साहब ने जो आज जो इरशादात उनके भी हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों से। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। कि पॉलिटिक्स का प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल है? वो यहाँ गया उधर होगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की सियासत में वो ए पॉलिटिकल है? नहीं, कोई ए पॉलिटिकल नहीं है। देखें, वो तो पॉलिटिकल प्लेयर हैं पाकिस्तान में, ये फैसला करना है उन्होंने अपना। देखें, एक और इशू है, पाकिस्तान की जो 70-75 साल की जो तारीख है, उसमें फौज और जुडिशरी दोनों पॉलिटिकल प्लेयर है। ये ऐसे ही अब हम कहें कि नहीं पॉलिटिकल प्लेयर है, दिल बहलाने के लिए हम कहना शुरू कर दें। मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी इन्होंने, ये तो जुल्म की हद है, कोई मजाक थोड़ी है इन्होंने जो किया। अब अज़मा बुखारी साहब, आपके पास आने से पहले अतर साहब, मेरे ख्याल में जवाब हम सबको मिल गया। इधर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल प्लेयर है। उन्होंने तो खैर अदलिया को भी कह दिया कि वो भी पॉलिटिकल प्लेयर है।
उसमें देखें, फौज तो आपकी 5 लाख फौज है, और इस वक्त जिस वक्त मैं और आप बातें कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं, तो उसमें कोई शक नहीं कि फौज का एक मुल्की दिफा के हवाले से इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जिसको वो बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिस तरफ फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं वो भी एक हकीकत है। वो पाकिस्तान के अंदर हम देखते रहे कि हुकूमतों की तब्दीलियां हों या सियासी इंजीनियरिंग हो, उसमें एक किरदार रहा है फौज का भी, अदलिया का भी। जुल्फकार अली बट अतर साहब फिर वही तनकीद अगर मियां नवाज शरीफ करे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करे तो वो फिर बहुत से लोगों को हम में से बहुत से लोगों को चुभती क्यों है? उसमें बहुत फर्क था। उसमें देखें, मसला ये था कि इमरान खान की कोई पानामा में कंपनियां नहीं पकड़ी गई, इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन के इल्जामात नहीं थे, इमरान खान को इस वजह से नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने फारिग किया कि उसके ऊपर कोई इस किस्म के इल्जामात थे। होता ये रहा है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सियासत और रियासत फंसी हुई है 90 की दिहाई में। ये लोग अभी भी समझ रहे थे कि इमरान खान बट आपने भी कह दिया कि इमरान खान साहब को इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने फारिग नहीं किया। मतलब आपका ज़हन में भी तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फारिग किया है इमरान खान साहब को। बट ये देखिए, अब अगर मैं ये कह दूं कि कवा सफेद है काला नहीं है तो उस पे कितना जिन्हों लगना से लग गया है। मैं अज़मा बुखारी साहबा, अब देखिए अतर साहब ने भी कह दिया कि फारिग इमरान खान साहब को भी किया। उन्होंने कहा आपका फर्क इसलिए है, आपकी तनकीद इसलिए नहीं एक्सेप्टेबल क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के वो केसेस थे और वो करप्शन के मामलात थे, इसलिए उनकी तनकीद जायज नहीं है। नहीं, कमाल है ना, जिस आदमी जो पला बड़ा ही ज़कात और खैरात खा के है और जिसने हुकूमत में आने के बाद जिसके 250 गुना सांसें बढ़ गए हैं, जिसकी फैमिली की जो है वो जिनके मुंह धुल गए हैं, उनकी क्या कहना चाहिए कि उनके ऊपर से जो है वो सारी कालक उतर गई है, वो गोरे चिट्टे सोने हो गए हैं बहुत। वो मतलब वो बताएंगे हमें कि करप्शन क्या होती है। मियां नवाज, ये देखिए नाम ले लेना, एक तरफ ये होता था कि जी आप इदारे को गाली देते हैं, और जब हमने कहा कि इदारे को गाली कभी कोई मुहब्बे वतन दे ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर पनामा की कपा ड्रामा हुआ, अगर जो है वो JITs व्हाट्सएप के ऊपर बनी, अगर सरीना के लिफाफे में फैसले आए, अगर जो है वहां पर मामलात हुए, तो वो उसके ऊपर बात करना हमारा हक था। और हमने कहा कि ये साजिश तैयार की गई है इमरान खान को लाने के लिए, फिर RTS बिठाया गया, वो किसको नहीं पता। अब मेरा सवाल यह है कि एक तरफ चंद लोगों की गलती का उनको एहसास दिलाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक आदमी का बकायदा नाम ले लेकर उनको जानवर कहना, उन्हें गालियां देना, उनकी तज़ीक उड़ाना। आज भी आपकी इतला के लिए कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो इस्तीफा दो वाला ट्रेंड चल रहा है, अब फिर मासूमियत से कहेंगे इनको तो पता ही नहीं होता। और जहां तक फवाद चौधरी का पता प्रॉब्लम क्या है, फवाद चौधरी आया है डिक्टेटरों की खेती से, इसको पता नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, इनका जमहूरियत में लगा कुछ नहीं है। ये तो मैं कहती हूँ, इनका जमहूरियत में एक कतरा खून नहीं बहा, इनको क्या पता जमहूरियत किस बला का नाम है। सो उसको आदत है, वो मुशर्रफ के कांधे पे चढ़ के आया था तो उसको आदत है, और आजकल उसका मुंह इतना खुला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आती कि कोई बंदा फवाद चौधरी को पूछने के लिए तैयार। मुझे ये बताइए, तलाल चौधरी फारिग, निहाल हाशमी फारिग, दानियाल अजीज फारिग, फलाना फारिग, उन्होंने क्या ये बातें की थी जो फवाद चौधरी कर रहा है आजकल? मुझे सर ये फरमाइएगा कि ये फवाद चौधरी साहब, अब देखिए इतनी खुल के जो वो बात कह रहे हैं, वो तो कहते नहीं, उन्होंने अदलिया को भी इंक्लूड कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज को भी इंक्लूड कर दिया, उन्होंने कहा ये तो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। इतनी खुली बात जो उन्होंने की है, ये आपको लगता है कि अपनी तरफ से उन्होंने एक चार्जशीट या इंडाइटमेंट कर दी है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की फौज कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट खोल के बार बार कह रही है कि भाई हम ए पॉलिटिकल हैं, लफ्ज़ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, न्यूट्रल कहा तो वो इमरान खान साहब ने जलसों के अंदर ही उस चीज़ को रगेतना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो आई थिंक काफ़ी आगे चला गया मामला। देखें, इस वक्त अगर बाजवा साहब की हम तारीफ़ करते हैं तो इस वजह से ना कि ए पॉलिटिकल है, बाकी ये बात हकीकत है कि हमारे जो मुल्क है उसमें इदारों का रोल रहा है। कभी किसी की पसंद कोई लाडला बना दिया गया, जिस तरह भी लेके आए, लेकिन इन सब इदारों के लिए मुल्क सबसे अहम है। जब वो देखते हैं उन्हीं का लाडला, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, कोई बात ही सही तरीके से नहीं हो रही, तो जाहिर है वो उसे हाथ उठाते हैं। ये अभी भाई हमारे बता रहे थे कि जी इस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, ये गोगी बाजी जो है, गोगी साहिबा, अलीमा बाजी, पता नहीं कौन कौन, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी को नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया है। उसके अपने एलाइज ने उससे
जो है जान छुड़ाई है। वो जो इनके अपने अराकीन मुनहरिफ लोग थे वो तो थे ही थे, लेकिन किसी एक का वोट इस्तेमाल नहीं हुआ नो कॉन्फिडेंस में। और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को जो वोट मिला कॉन्फिडेंस का प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी कोई इनके मुनहरिफ रुकन का वोट नहीं था। ठीक है, क्योंकि इनकी नाअहली का वजन इनके एलाइज, इनके दूसरे लोग नहीं उठा सकते। तो ये सीधी सी बात है। ये जो अभी आप ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल है जिसको मैंने एक ट्वीट किया जिसको बड़ा मुतनाज़ा बना दिया गया कि जी मैंने कोई पता नहीं बाजवा साहब के एक्सटेंशन की बात की। कतन नहीं, यही जो इस्तीफा दो चले जाओ, तो उस पर हमने कहा कि भाई वो अपना टाइम पूरा करेंगे। अब अगर वो ए पॉलिटिकल हुए हैं तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई मैं एक चीज ऐड कर दूं, छोटी सी चीज जी ऐड कर। एक तो बात ये है कि मियां साहब जो बहुत सारी तनकीद करते थे इदारों के ऊपर, मैं उससे कतन ये नहीं कह रहा कि वो सारी गलत थी। इदारों का किरदार रहा है, जिस तरह शाह साहब ने भी किरदार कहा, तो मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा गया कि जी इमरान खान या फवाद चौधरी साहब जो हैं वो डिक्टेटर के कंधों के ऊपर बैठ के हैं, तो मियां साहब को यहाँ पे कोई नेल्सन मंडेला नहीं छोड़ के गए थे। बगेरी साहब कंक्लूड कर लीजिएगा प्लीज। कि अभी नोबडी इज हैप्पी। बात ये है कि हमें समझना चाहिए कि अभी हमें आगे मूव करना है। ये पीडीएम की गवर्नमेंट देखें, सारे कवानीन चेंज किए हैं जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, ये तो हमें बड़ा क्लियर है। ये खुर्रम दस्तगीर ने बात भी कर दी है। आगे आप ये देखना है कि डिलीवर करें। नाउ इंस्टेड ऑफ सांप की लकीर को पीटने के अलावा वी शुड मूव फॉरवर्ड। आप अवाम की क्या सोल्यूशन था, अगर आप आए थे आपने क्या करना था, क्या कर सके अवाम को ये बताएं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इस वक्त। राइट, लास्ट वर्ड आजमा बुखारी साहब, लास्ट वर्ड जी। देखिए, मेरा ख्याल है अतर कादमी साहब को ना सिलेक्टिव इमरान खान की तरह जो है वो आदत है सिलेक्टिव तारीख याद रखने की। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान के लिए किया गया है वो आज तक किसी के लिए नहीं किया गया। जहां उसकी पार्टी बनानी हो, लोगों की पार्टियां तोड़नी हो, उनकी टिकटें वापस करानी हो, ठीक हो गया हो, तो ये वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया जी। ये प्रोग्राम में ये हम अपने मेहमानों से इजाजत लेते रही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हामिद मीर साहब हमारे साथ होंगे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद मीर साहब, प्रोग्राम कैपिटल टॉक के होस्ट हैं, मुल्क के नामवर तरीन सहाफ़ियों में से एक हैं। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, कहा जाता है कि TTP के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई अरकान को। कोई एक ख़ास एलिमेंट जो कि ऐसा जिसके बारे में आप कमेंट कर पाएँ इस कमेटी की मीटिंग के अंदर जो सामने रखा गया? मुनीब साहब, ये एक सेंसिटिव सा इशू है और आज की जो मीटिंग थी उसमें काफ़ी सवालात किए गए जिसके मुतलका लोगों ने जवाबात भी दिए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इसका आस्पेक्ट है वो ये है कि जो पिछली कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे जी, तो उस वक्त जो बताया गया था वो उससे ये तासुर मिला था कि शायद जो ये मुज़ाकरात हैं ये तकरीबन अब फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं और अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ मुतालबात थे तो अब उन पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आपको याद होगा कि उस ज़माने में सदर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर कोई पाकिस्तान के आइन और कानून को मान ले तो फिर उसको माफ़ी भी दी जा सकती है। लेकिन इसमें फिर एक मसला ये पैदा हो गया कि कुछ इसमें लोग ऐसे हैं जिनको कि वो रहा करने का मुतालबा कर रहे थे तो उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं और कुछ जो है वो कस्टडी में है, कुछ जो है उनको एब्सेंशिया में सज़ा हुई है। तो वो कैसे ये सारा मामला जो है ये कैसे होगा? और फिर आपको ये भी याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बुला लिया था, याद होगा आपको, और उनसे पूछा गया था, जजेस ने पूछा था कि ये बताएं कि क्या जो लोग APS के वाक़े में मुलव्वस हैं या जिनको अदालतों ने सज़ाएँ दी हुई हैं या जो मफरूर हैं, क्या आप उनको माफ़ कर देंगे? तो उसका फिर इमरान खान साहब की तरफ से कोई मुनासिब जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया गया और अदालत ने भी वो मामला दोबारा नहीं उठाया। तो अब जो हुकूमत है इसमें ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि वजारत ख़ारजा को देख रहे हैं, तो उनका ये एक मौक़िफ़ था कि इसमें हमें भी जो है वो एतमाद में लिया जाना चाहिए और ये सारा जो मामला है ये बहुत ही अहम मामला है और उसमें देखें स्टेक होल्डर जो हैं वो बहुत से हैं और उसमें जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि उन्होंने जवाब देना है। अब देखें ना, मसलन अगर अगले साल इलेक्शन होता है जी, तो इलेक्शन में जब बिलावल साहब जो हैं वो अपने हलके में जब कैंपेन चलाएंगे तो उन्होंने हलका उनका तो लड़काना है, तो लड़काना में जो वोटर होंगे वो उनसे पूछेंगे कि जी आप इस हुकूमत के आखिरी 1.5-2 साल में आप वज़ीर आज़म थे,
तो ये बताएं कि आपने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो कातिल हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। तो अगर बिलावल साहब के पास कोई मुनासिब जवाब होगा तो वो कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई मुनासिब जवाब ना हुआ तो फिर उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये तो वो हैं जनाब जिन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा के जो कातिल हैं उनको माफ़ी दे दी और उनके साथ समझौता कर लिया है, उनके साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला जो है ये ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है। ये मसला जो है ये अगर है तो ये पीपल्स पार्टी का है, ये ANP का है, जिसके बहुत से लोग जो हैं वो TTP ने शहीद किए और उसकी जिम्मेदारी कबूल की। इसमें कुछ और जमातें हैं। तो ये मैं समझता हूँ इसकी सेंसिटिविटी है और इसीलिए ये फैसला हुआ है कि ये मामला अब पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा और उसके बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। रणबीर साहब, अभी आपने गुफ्तगू करते हुए फरमाया, मैंने इसीलिए फिर इसी में समझा कि शायद आपने दानिस्ता कहा, आपने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कहा कि लोग उनसे पूछेंगे कि आप वज़ीर आज़म रहे, तो क्या ऐसा भी कुछ है सर कार्ड्स के ऊपर कि आप वज़ीर ख़ारजा कहना चाह रहे थे उन्हें? देखे ना, वजीर आजम भी वही हैं और वजीर खारजा भी वही हैं। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं थे। सही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही, ये अब इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि कोई शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएगा, तो एक्चुअली तो गेम तो सारी पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी और इब्तदाई तौर पर जब गेम शुरू हुई थी तो वजारत उज़्मा जो है वो वज़ीर आज़म ही को थी, पीपल्स पार्टी ही को दी जा रही थी। वज़ीर आज़म का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा था, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि असूली तौर पे क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी पार्टी है, उसके वोट ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में, तो ये वजारत उज़्मा का ओहदा आप संभालें। और फिर इसरार किया, पीपल्स पार्टी के इसरार पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने हैं। तो इसलिए बिलावल साहब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर खारजा भी हैं, ये दोनों ओहदे उनके पास हैं। वो ये नहीं कह सकते कल को किसी भी इशू पे कि जनाब वो वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब थे इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये बड़ा मैंने दानिस्ता कहा या ना दानिस्ता कहा है तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब जो भी कर रहे हैं, बिलावल साहब उसके 100% स्टेक होल्डर हैं और वो जिम्मेदार हैं उसके। ये जो आपने बात की ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव है कि खुद को कोई बरूज़मा करार नहीं दे सकेगा आज से 1-1.5 साल के बाद। एक बात रणबीर साहब, अब इमरान खान साहब कोई मौका जाने नहीं देते, ऑलमोस्ट हर रोज़ ही कोई ना कोई कन्वेंशन, कोई ना कोई तकरीब आती है जिससे वो खिताब फरमाते हैं। वो जारी बात है, मुझे आपको हमसे बेहतर पता हो, जब न्यूट्रल की बात करते हैं बार बार तो वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब इंटरव्यूज़ में बैठ के आप कहते हैं कि जी मुल्क में अगर इस वक्त कोई सबसे गैर मकबूल इदारा है तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये जो इतनी इम्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं जनाब इमरान खान और उनकी जमात और उनके रुफ़का, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसे सियासी जमातें जो कि डायरेक्ट अटैक करें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, उनके हवाले से टॉलरेंस तो बिल्कुल नहीं रही। इमरान खान साहब को ये एक्सक्लूसिव छूट क्यों मिली हुई है अब तक आपके नज़दीक? अब आपने एक मुझे ऐसा सवाल किया कि इसका मैं अगर आपको खुल के जवाब दूंगा तो शायद मुझे तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। देखिए मसला ये है कि मैं इसको इस तरह पेश करूंगा, बड़ी आजिज़ी के साथ और बड़ी इनकसारी के साथ, कि बहुत से जो हमारे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक छोटे सूबों से है, वो ये सवाल उठाते हैं और वो ये सवाल मुझसे पिछले कई दिनों से बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं उन्होंने फ़ौज के बारे में बयानात दिए हैं, जिस तरह से कि जो PTI का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसने जिस तरीके से आर्मी चीफ और फ़ौज पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए हैं, अगर ये काम जो है ये किसी बलोच सियासतदान ने या किसी बलोच पार्टी ने किया होता या किसी सिंधी जमात ने किया होता या किसी खैबर पख्तूनख्वा की किसी पख्तून जमात ने किया होता या पख्तून लीडर ने किया होता तो उसके साथ क्या होता? तो मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए उसकी वजह यह है कि आप देखें कि अली वजीर साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट भी दिया है और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़मानत किया है, उनकी सिंध हाई कोर्ट ने भी ज़मानत किया है। तो अभी तक उन पर मुकदमा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और अभी तक वो जेल में थे और बड़ी मुश्किल से उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाया गया है और उनको कौमी असम्बली में के इजलास में शिरकत की इजाज़त मिली है। तो अली वजीर साहब पे क्या इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने एक तकरीर की थी और तकरीर भी पश्तो में की थी। अब उस तकरीर उन्होंने कहीं की और मुकदमा जो है वो कराची में दर्ज हुआ और उनको सिंध की जेल में डाला गया। तो ये एक सवाल है और इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। अगर इमरान खान साहब का डोमिसाइल जो है
वो खैबर पख्तूनख्वा का या सिंध का या बलूचिस्तान का होता तो क्या उनको ये इम्यूनिटी मिलती जो वो इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सी मैं मिसालें दे सकता हूँ पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों के बारे में कि उन्होंने तो इस जो इमरान खान साहब आजकल बात कर रहे हैं इसकी 50% या 25% भी बात नहीं की, तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनको जेलों में डाला गया। लेकिन शायद इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ इसलिए नहीं हो रहा कि उनका ताल्लुक किसी छोटे सूबे से नहीं है। अच्छा रणवीर साहब, इस वक्त आज मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम भी, उसके अंदर भी आपने इसका जिक्र किया, आपने ट्वीट भी उससे पहले किया हुआ था कि कोई अच्छी खबरों का सिलसिला पाकिस्तान के लिए शुरू हो गया है। चाइना की तरफ से भी $2.3 बिलियन की बात है। अब जारी बात है वो इन्फ्लो कब आएगा, मिफ्ता साहब कहते हैं अपनी ट्वीट में कि 1 से 2 रोज़ में आ जाएगा। तो आपको इस्लामाबाद में बैठ के ये लग रहा है कि कुछ टर्न अराउंड होने जा रही हैं चीज़ें, कुछ मुमालिक पाकिस्तान को ये वंस IMF की डील सिक्योर हो जाती है, अगर हो जाती है फाइनली, हमें लग तो रहा है, तो कुछ बेहतर हालात हो जाएंगे? देखिए जो हुकूमत कह रही है ना, मैं इस पे तो मैं ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पिछले 2-3 दिनों में आज शाम को, कल रात को और परसों रात को, ये पिछले 2-3 दिनों में मेरी इस्लामाबाद में कुछ जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ बड़ी मेरी तफसीली बात हुई है। और कल रात को एक गल्फ़ कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक डेलीगेशन था जो प्राइवेट विजिट पे आए हुए हैं पाकिस्तान में। तो एक हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने अपने यहाँ उनको बुलाया हुआ था, वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे मैंने कुछ बातें सुनी। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है, लेकिन इसमें कोई किरदार जो है वो सॉरी टू से कि ये हुकूमत का मुझे किरदार नज़र नहीं आ रहा। बल्कि कल रात जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो पाकिस्तान में $7 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत के किसी नुमाइंदे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। गो के वहाँ पे हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद थे, जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं चौधरी सालक साहब, वो वहाँ पे मौजूद थे और वो कोशिश कर रहे थे कि जी वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात पे राज़ी हो जाएं, तो वो राज़ी नहीं हो रहे थे। बहरहाल उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया, आज उनकी मुलाकात तो करवा दी। लेकिन मैंने जो उनसे अलहदा गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये ख़ास तौर पे UAE है, कतर है, बहरीन है, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि अब इनके मुल्कों में अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इंडिया से लेबर आती है तो वो लेबर को पहले मंगवाते हैं, फिर उसको वहाँ पे तनख्वाह देते हैं, फिर उनकी वहाँ पर रहायश का बंदोबस्त करते हैं, तो उस पर उनका मसला उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, वो उनको ज़्यादा उस पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और जो भी इन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी है, मंसूबे हैं इनके, मेडिकल सिटी बनाना है, नॉलेज सिटी बनाना है, कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो अगर यहीं पे करें और लेबर भी इनको यहीं से मिल जाएगी, तो वो उसमें कम सरमाया लगा के तो इनको मुनाफा ज़्यादा है, ये मुझे समझ आई। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बना लें तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की भरमार हो सकती है। और पाकिस्तान जो है वो बहुत से मुल्क जो हैं इंक्लूडिंग सम वेस्टर्न कंट्रीज़, आज भी मैं शाम को एक एम्बेसी के फंक्शन में मौजूद था, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत से डिप्लोमेट्स ये पूछ रहे थे कि ये जो आपका ये जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, कोई ऐसा लगता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इम्प्रूव हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जो FATF वाला जो मामला है उसमें जो एक अच्छी खबर आई है उसके बड़े असरात मुरतब होंगे। और आज एक यूरोपीय यूनियन का मॉनिटरिंग मिशन भी पाकिस्तान पहुँच गया है, और वो भी जो है वो GSP+ के बारे में पाकिस्तान से बातचीत करने आया। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन इसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो अगर थोड़ी सी सरगर्मी का मुजाहरा करे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका सारा फोकस IMF पे है, लेकिन अगर हम IMF से के अलावा भी कोई रास्ते तलाश करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कर्जे लेने की बजाय हम ट्रेड की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मीर साहब आखिरी सवाल सर, ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब का दौर रहा, उसमें वो एक पेज की बहुत बात होती रही, फिर पता नहीं वो पेज फट गया, क्या हुआ, या उसमें से स्याही गायब होगी उन सफ़ात में से। लेकिन सवाल ये है कि आज हुकूमत की जो कारकर्दगी है 2 माह की, इसके हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई थी तो एक बहुत बड़ा कंसर्न था, तभी फिर असद उमर साहब को फारिग किया गया बिकॉज अपेरेंटली ही कुडंट डिलीवर। आज 2 महीने की कारकर्दगी इस हुकूमत की
इसके हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुश है कि जी ठीक ट्रैक पर जा रहे हैं? नहीं, मेरा तो इस मसले पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना कोई रब्ता है, ना ही मुझे पता है कि वो खुश हैं या नहीं है। अलबत्ता ये मुझे पता है कि पहला जो 1 महीना था इस हुकूमत का, वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश में गुजर गया, क्योंकि वो चाहते थे आप ये ना करें, ये करें, ये ना करें, ये करें, तो ये फिर काफ़ी उसमें लगे रहे और फिर आखिरकार इन्होंने फैसला किया कि नहीं जी, अब हमने हुकूमत नहीं छोड़नी और हमने ना ही इस साल इलेक्शन कराना और हमने तो ये हुकूमत करनी है। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, तो देखें आज भी उन्होंने जो एक सेमिनार में तकरीर की तो उन्होंने 5-6 दफ़ा न्यूट्रल्स का जिक्र किया। उसमें उन्होंने अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये भी कह दिया कि मैं नवंबर में आर्मी चीफ के ओहदे पे अपनी मर्जी का बंदा नहीं लाना चाह रहा था। लेकिन असल में जो मसला था वो तो ये था कि आप इस साल 15 अप्रैल से पहले एक अपॉइंटमेंट करना चाह रहे थे। तो मसला नवंबर की अपॉइंटमेंट का नहीं था, मसला जो है वो इस ये जो अप्रैल गुजर गया है, 15 अप्रैल जो गुजर गया है, इससे पहले की अपॉइंटमेंट का है। और उन दिनों में बहुत से जो करीबी वुज़रा थे इमरान खान साहब के, वो प्राइवेटली साफ कह रहे थे कि भाई बस ये विद इन डेज हमने ये अपॉइंटमेंट कर देनी है और फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो अब अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के अगर नवंबर की बात कर रहे हैं तो ये भी ज़रा क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये सब जानते हैं। और जब ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इनके खिलाफ जब ये काम शुरू किया था, तो उनका असल मसला जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं थी। असल मसला उनका ये था कि उनको ये बताया गया था कि अप्रैल में एक नई अपॉइंटमेंट होगी, उसके फ़ौरन बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, इसी साल 2022 में इंतखाबात होंगे। उसमें इमरान खान साहब बाई हुक एंड क्रुक उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको रोल बैक करवाया जाएगा, 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाएगी और फिर इस मुल्क में एक सदारती निज़ाम आएगा और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो 10 साल हुकूमत करेंगे। पीपल्स पार्टी को ये ऑफ़र की गई थी कि आप ज़रा हमारे साथ अगर ताउन करें तो अच्छी बात है, 5-10 साल के बाद आपको भी कुछ शेयर मिल सकता है। तो जिस पर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि बेहतर यह है कि हम नून लीग के साथ मिलकर इमरान खान साहब को निकाल दें। उन्होंने निकाल दिया है और अब इमरान खान साहब जो है उनको यकीन नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी कभी शहबाज शरीफ साहब को भी कबूल कर सकती है। तो ये देखें ना, ये कमाल किया ना, ये सियासत होती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हैरान और परेशान रहे। उनको यही पता था कि पीपल्स पार्टी कभी शहबाज शरीफ को कबूल नहीं करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को कबूल करके इमरान खान साहब को बताया कि सियासत जो है उसमें कभी कभी इम्पॉसिबल जो पॉसिबल भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देख लिया। खुदा।